बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है। सभी पक्षों के द्वारा सेनाएं सजाई जा रही हैं। महाबलियों, शूरवीरों, बाहुबलियों को टटोला जा रहा है। व्यूह रचना की जा रही है। बस रणदुंदुभी बजने ही वाली है। एक बार चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाए और फिर सारी चीजें साफ हो जाएंगी। समीकरण प्रतिदिन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। सवेरे कुछ सवाल हवा में तैरते हैं, शाम तक जब एक सवाल का जवाब आता है सैकड़ों नए सवाल खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ दुविधा की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब आप नेताओं से बात करो, जब पत्रकारों के द्वारा नेताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बिल्कुल योग मुद्रा की पोजीशन में चले जाते हैं। ऑल इज वेल। ऊपर से लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, अंदर तूफान मचा हुआ है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कई नेताओं को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो स्थिति है वो कल क्या होने जा रही है, क्योंकि समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। क्या चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? और यदि बने रहेंगे तो क्या उन्हें 40 सीटें मिल जाएंगी? उनके तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कभी हाँ कभी ना की शैली ने सबको बिल्कुल दुविधा में डाल दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। कभी वो 43 से लेके 143 सीटें तक की बात करते हैं, और जब 20 सीटों की बात आती है तो स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। क्या 2020 की फिल्म पुनः रिलीज होने जा रही है, दोबारा रिलीज हो जाएगी? ये तो है एनडीए की हालत। वही हालत कमोबेश इंडिया अलायंस की भी है। वहाँ मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मलाह कहते हैं, उन्होंने दिल की धड़कनें इंडिया अलायंस में भी बना रखी है। मांग कर दी है कि उन्हें डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाए, और साथ में जो सीटों की उनकी मांगे हैं वो भी इतनी ज़्यादा हैं कि मैं नहीं समझता कि इंडिया अलायंस द्वारा उसे कंसीड किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर से क्या 2020 हो जाएगा, जब वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मुझे स्टैब कर दिया गया, मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया गया कह करके निकल गए थे और एनडीए के पार्ट बन गए थे? तो ये जो अदला बदली, परिवर्तन, आया राम गया राम का मौसम चुनाव के समय आ जाता है, वो परिस्थिति बिहार में निर्मित होती जा रही है। और मजाक तो देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सभी इंडिया अलायंस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, साथ में जब वो एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो सभी साथ में थे। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो कोई भी स्पष्ट जवाब ना दे करके गोल मटोल टाल जाते हैं। और ये हालत हो जाती है कि तेजस्वी यादव जी को खुद ही कहना पड़ता है कि वो सीएम के कैंडिडेट हैं। तो क्या वो सभी के लिए मान्य होंगे? और क्या कांग्रेस 70 सीटों पे मान जाएगी, या 70 सीटों पे आरजेडी मान जाएगी, 70 सीटों से कम पे कांग्रेस मानेगी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। चाहे वो मांझी जी का सवाल हो, चाहे कुशवाहा जी का सवाल हो, तो एनडीए में भी सवाल है, इंडिया अलायंस में भी सवाल है। कौन सा समीकरण फाइनली नोटिफिकेशन के बाद रहता है, वो आज की डेट में भी स्पष्ट नहीं है। और इन सब के बीच एक एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर का जनसुराज सभी की नींदें हराम कर रखी है। किसी को पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। ये एक्स फैक्टर कहाँ जाएगा? एक्स का क्या वैल्यू? मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में एक्स का हमेशा वैल्यू निकाला जाता है, बिल्कुल अनसर्टेन है। किसी को कुछ पता नहीं रही है। नेपाल की घटना के बाद तो लगता है कि क्या ये एक्स फैक्टर जनरेशन जेड में तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा, और सभी को कोसी नदी जैसे उसकी धाराएं, बिल्कुल सारे स्थापित योद्धाएं हैं, उन सबको खत्म कर देगा, तहस नहस करके रख देगा, सारे परिवर्तन कर देगा। किसी को कुछ पता नहीं क्या रास्ता लेने जा रहा है, क्या रास्ता अख्तियार करने जा रहा है। तो ये एक्स फैक्टर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक मिस्टीरियस फैक्टर है, जो पहली बार सामने आया। अभी तक बिहार की राजनीति दो ध्रुवों के बीच घूमती थी। महागठबंधन और एनडीए पहले थी, इंडिया अलायंस और एनडीए इस बार है। दोनों के बीच जो उसके कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, वो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर कहते हैं, केवल दो फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट हैं, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ बीजेपी है। और जैसा कि प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि कभी बीजेपी के डर से आरजेडी को, आरजेडी के डर से बीजेपी को, तो ये जो वोट देने की परिपाटी है उसमें बाकी सभी दल उसमें जुड़ते रहते हैं। और इन सब के बीच जो एक कास्ट की, जो जाति का घालमेल बिहार में है,
वो अपने आप में बहुत अनूठा है। एक व्यक्ति एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाता है और वो पूरी जातीय समीकरण बदल जाता है, वो क्षेत्रों की परिस्थितियां बदल जाती है, चुनाव की परिस्थितियां बदल जाती हैं, चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पिछले चुनाव में 2020 में चिराग पासवान ने घोषणा कर दी कि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने सभी उस सीटों पे जिसमें जेडीयू के कैंडिडेट्स थे वहां पे उन्होंने अपने दावेदार डाल दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू की सीटें सडनली बहुत कम हो गई, वो 43 सीट्स पे आकर के अटक गई। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान द्वारा जो स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए उसका हाथ था। तो इस प्रकार की बदलती परिवेश में बिहार में क्या होने जा रहा है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग और प्रतिदिन जो बदल रहा है, जो सिनेरियो बदल रहा है, हम टेलीवाच चैनल से आपके सामने विधानसभा वार उसका विश्लेषण लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि विधानसभा वार किसकी क्या पोजीशन है और विशेष रूप से हमारा फोकस मिथिला क्षेत्र पे होगा। मिथिला क्षेत्र के जो सभी सीटें हैं, दरभंगा की 10 सीटें, मधुबनी की 10 सीटें, इन सभी समस्तीपुर और सीतामढ़ी की सीटें, इन सब सीटों के बारे में विश्लेषण करेंगे, इनकी ऐतिहासिक जो इनकी पृष्ठभूमि रही है उसकी चर्चा करेंगे, जो जातीय समीकरण वहां है उसकी चर्चा करेंगे, पूर्व में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, उन सब की बातें करेंगे और एक पूरी इस घालमेल के वातावरण में जब कुछ भी स्पष्ट ना हो तो एक तस्वीर सामने लाने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति बनती जा रही है। इस बार का चुनाव है वो बिहार में किसकी हवा बह रही है, मिथिला में किसकी हवा बह रही है, तो विधानसभा चुनाव और मिथिला में उसकी हवा, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा।